टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है सर, उसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत सारी बढ़ती हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है गूगल मैप्स के जरिए कई लोगों ने फॉलो किया उसको एज इट इज और उसके बाद वो हादसे का शिकार हो गए। तो नेविगेशन कंपनियों के साथ क्या कोई बातचीत इसको लेकर चल रही है? देखिए, ये विषय हमारे साथ तो संबंधित नहीं है। 99% तो परफेक्ट होता है। तो पहली बात तो ऐसी कि जहाँ एक गलत होता है तो हम तुरंत उन कंपनियों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका ये गलत है, आप इसको वेरीफाई करो। जनरली वो इन्फॉर्म न मिलने के कारण वो फिर से दूसरी बार गलती होती है। पर ये समस्या आ रही है, हम इसके ऊपर अध्ययन करके कुछ उपाय ढूंढेंगे। जहां पर इस तरह के हाईवे बन रहे हैं, अगर वहां पर भी कुछ लगा दिया जाए, बैरिकेडिंग कर दी जाए कि अभी निर्माणाधीन है, इस तरह की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है और लोगों की गाड़ियां फर्राटे से ऊपर चढ़ रही हैं, कोई हवा में लटक जा रहा है, कोई जाकर पता चल रहा है गाड़ियां नीचे चली जा रही हैं। हमारे यहाँ तो अभी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। हम लोग पैरेलल रोड भी बनाते हैं और इसकी चिंता करते हैं कि लोगों को इसकी तकलीफ ना हो, और हमने इससे सूचनाएं भी दी है। अगर NHAI में कहीं ऐसी अगर घटना होती है, क्योंकि रोड सब हमारे नहीं है, मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ, तो मैं केवल NH के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन अब देश में ये हालत हो गई है कि कहीं पर भी रोड की कोई परेशानी या समस्या होती है तो गडकरी जी से सीधे सवाल पूछा जाता है। जो मैं बनाता नहीं, उसका क्रेडिट भी मुझे मिल जाता है कि ये इन्होंने बनाया, जबकि वो स्टेट बनाती है। ये भी बात है कि और जहाँ पे गड्ढे होते हैं उसका सारा खामियाजा भी आपके सिर पर फोड़ा जाता है। फिर मैं उनको क्लियर करता हूँ कि ये रोड स्टेट गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं। अब मैं आ जाती हूँ नितिन गडकरी के मन में अपने मंत्रालय को लेकर, वो कौन कौन से कामकाज बाकी हैं जिनको बहुत तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें चुनौतियां किस तरह से नजर आती हैं। कई बार अधिकारियों के साथ हम सब ने देखा है, आप खुले मंचों पर भी स्वीकार करते हैं कि बात नहीं मानने पर बिल्कुल विद्यार्थी परिषद के जमाने वाले अंदाज में नितिन गडकरी सामने आ जाते हैं डांट फटकार लगाने के लिए। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। लैंड एक्विजिशन की समस्या है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की समस्या है, कहीं इंक्रोचमेंट हटाना पड़ता है, लोग रोक देते हैं। हम लोग स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और इच्छा शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समस्या है, पर समस्याओं से भागना ये उपाय नहीं है। अब मैं कुछ और सवालों पर आ जाती हूं जो थोड़ा आपके मंत्रालय से इतर है। बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप 52 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के 2009 से 13 में। अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी और RSS में आपसी तालमेल की कमी है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कि कौन बनेगा अध्यक्ष। आपका सवाल सही है, पर गलत व्यक्ति को है। आप ऐसा करिए, जो आपने मेरा इंटरव्यू जब लिया तो एक बार नड्डा जी से भी इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए, वो हमारे अध्यक्ष है, वही बता पाएंगे। आपको अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि एक बार आप पहले रह चुके हैं, आपको लंबा अनुभव है, तो क्या गडकरी जी तैयार हैं इसके लिए? तो कोई अध्यक्ष मुझे बनना भी नहीं और बनने का सवाल भी नहीं होता। बनने का सवाल भी नहीं होता है। राहुल गांधी बहुत आलोचना करते हैं हर मुद्दे पर। पता ही नहीं RSS क्या है, एक बार वो समझे RSS क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देखे। कैसे समझेंगे राहुल गांधी? समझेंगे, समझ सकते हैं। देखो, अगर कोई आप प्राणी देखते हैं, अगर वो घोड़ा है तो घोड़ा है, कोई दूसरा बोलता है घोड़ा नहीं गधा है, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, जाके खुद देखना चाहिए। आप इनडायरेक्टली किसको घोड़ा और किसको गधा बता रहे हैं? मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक समझो गधा खड़ा है, कोई कहता है ये घोड़ा है, कोई कहता है गधा है, तो वहाँ जाकर अब देखेंगे हम, तो हमको समझ में आएगा आंखों से कि भाई सही क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सही अगर रूप से संघ को देखेगा तो सच्चाई को समझ लेगा, उसके मन में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की पारी किस तरह से आपको दिखाई देती है? क्योंकि कांग्रेस वाले भी आजकल बड़ी तारीफें करते हैं समय समय पर, और एक बयान भी सामने आया था आपका कि 240 सीटें आने के बाद किस तरह से विपक्षी दलों की ओर से आपको ऑफर दिया गया था प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह की भी बातें हुई थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुछ कहना नहीं है, ना मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। ख्वाब तो होगा ना कभी तो मन में उत्तराधिकारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कौन होगा उत्तराधिकारी, इसको लेकर क्या नेताओं की महत्वाकांक्षा नहीं बात तो ऐसी है, और महत्वाकांक्षा रखना क्या गलत बात है? नहीं, पहली बात तो मैंने जिंदगी में अपना बायोडाटा कभी छापा नहीं है। मैं कभी कोई टिकट मांगने के लिए किसी के पास गया नहीं हूँ, मैं काम करते आया हूँ। आप अगर मुझे नज़दीक से मेरे पूरे लाइफ का अध्ययन करेंगे तो मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूँ। कुछ लोग पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन में मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूँ और मैं अपने कन्विक्शन के आधार पर काम करते रहता हूँ। अब गडकरी साहब इतना बेबाक बोलते हैं कि आपका एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था कि जो करेगा जाति की बात मैं मारूंगा उसको लात,
और उसके बाद आपकी सरकार क्या कहती है? अचानक से एक दिन जातिगत जनगणना का ऐलान कर देती है, फिर अधिसूचना भी जारी कर दी जाती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल जाति पंथ से अलग अपने आप को अलग अलहदा मानती है, उसको जातिगत जनगणना करवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? विपक्षी दलों ने कहा कि हमारे सामने झुक गई सरकार। देखो, जातिगत गणना एक अलग विषय है। मैं जिस संस्कारों में बड़ा हूँ कि कोई भी उसकी जात व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। और मैं अपने जीवन में इस बात का अनुकरण करता हूँ और मैं जातिवाद का पालन नहीं करता। अब गणना करा के जातिगत तो झुक गई ना सरकार। राहुल गांधी कहते हैं हमारी जीत हो गई, सरकार को झुका दिया हमने। जातिगत गणना करना ये कोई जातिवाद नहीं है, ये एक सिस्टम है। आप जैसे आप ये जनगणना करते हैं तो आप मेल है कि फीमेल है लिखते हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। फिर धर्म पूछते हैं। जातिगत जनगणना इतना ही अगर अच्छा है तो फिर 1931 के बाद जब हुए भी एक दो बार तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? अगर इतना ही अच्छा, आपकी सरकार 11 सालों से थी, अब जाकर आप लोगों ने इसका ऐलान किया है। ट्राइब की संख्या कैसे तय हुई? जब जनगणना हुई तभी हुई ना। तो मुझे लगता है इसको हमने इस प्रकार से समझना चाहिए उसको। हाँ, जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जाति के आधार पर, वो जातिवाद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।